47 की दास्तानें दहलाने वाली तो थी ही, रुलाने वाली भी थी। और उन्हीं दास्तानों का जिक्र करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुभवी एक्सपर्ट संवाददाता रॉबर्ट ट्रम्बुल। लिखते हैं कि मेरा दिल कभी भी किसी भी चीज को देखकर इतना नहीं दहला, तरावा के समुद्री तट पर लाशों का ढेर देखकर भी नहीं। आज हिंदुस्तान में जितनी बार पानी बरसता है, उससे ज्यादा बार खून बहता है। मैंने सैकड़ों लोगों की लाशें देखी हैं, और सबसे निर्मम दृश्य मैंने उन हजारों हिंदुस्तानियों का देखा जिनकी आंखें निकाल ली गई या हाथ पांव काट दिए गए। गोली मारकर किसी की हत्या कर देना तो बहुत रहम की बात समझी जाती थी, और यह बहुत कम होता था। आमतौर पर मर्दों, औरतों और बच्चों को डंडों और पत्थरों से बुरी तरह घायल करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। गर्मी और मक्खियों की वजह से उनकी मृत्यु की पीड़ा और बढ़ जाती थी। लगभग हर जगह यही मंजर था। जहां जो बहुसंख्या में थे, वहां वे अल्पसंख्यों पर टूट पड़े, और जो लोग अलग अलग मजहब, जाति व तबके से अपने रिश्तों के बावजूद एक रहते थे, वे नफरत से पगला गए और एक दूसरे पर टूट पड़े। हर कत्ल के बाद एक और कत्ल, हर अफवाह के बाद दूसरी अफवाह। किसी विस्फोट के बाद ढहती हुई इमारत की धीमी गति से दिखाई जाने वाले फिल्म की तस्वीरों की तरह पंजाब के उस अनूठे भाईचारे वाले समाज की दीवारें ढहकर गिरती नजर आने लगी। लोग पागल से हो गए थे। कहा जाता था इस देश में हमेशा से हर चीज बड़े पैमाने पर होती आई है। पंजाब में जितने बड़े पैमाने पर लोग मारे गए और उससे लोगों को जितनी तकलीफ हुई और जितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसमें भी यह परंपरा पूरी तरह निभाई गई। ऐसे कत्लेआम यूरोप व अन्य पश्चिमी देशों में भी हुए, मगर वहां बम्बों और तोपों के गोलों का प्रयोग हुआ। यहाँ तो जिसके हाथ में जो भी आया, वह उसी से दूसरे का खून बहाने पर उतारू हो गया। उस समय वे नेता भी हतप्रभ रह गए जिन्होंने जोश जोश में लोगों की भावनाओं को भड़काया था। वे भी अब इस हैवानियत को रोकने में लगे थे, मगर आग तो लग चुकी थी और अब उस पर काबू पाना नामुमकिन था। कलमकार लिखता है कि 1988 में मैं लाहौर गया तो एक बुजुर्ग ने बताया कि उन दिनों लाहौर की नालियों में खून बह रहा था। कभी लाहौर को पूर्व का पेरिस कहा जाता था, मगर तब धू धू कर जल रहा था। चारों ओर आगजनी, चीखों पुकार और लाशों के अंबारों के अलावा कुछ भी नहीं था। जो संपन्न थे वे कुछ अंग्रेज अफसरों की कोठियों की ओर भागे। वे जान बचाने व लाहौर से बाहर निकलने के एवज में कुछ भी देने को तैयार थे। उनके हाथों में पोटलियां थी, सोने के जेवरातों से भरी, और नकदी के थैले थे। वे सब कुछ देने को तैयार थे, सिर्फ 15-20 मील का फासला तय कराने के लिए। लायलपुर में एक कपड़ा मिल था। कभी मिल के मजदूर एक दूसरे के लिए कामरेड थे। यूनियन चलती थी, प्रगतिशील नारे लगते थे, लाल सलाम और इंकलाब जिंदाबाद भी चलता था। तब मजहबी जुनून कहीं भी दिलो दिमाग में नहीं था, मगर दंगों की खबरें पहुंचते ही वहां एक मजहब के मजदूरों ने दूसरे धर्म के मजदूरों को चुन चुन कर कत्ल किया। गोरखा रेजिमेंट के एक कैप्टन R.E. एटकिंस के अनुसार इस खौफनाक मंजर ने मुझे पूरी तरह हिला कर रख दिया। मेरा हेडक्वार्टर ब्रगांजा होटल में था। वहां भी कुछ व्यापारी व जमींदार पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। वे कांप रहे थे और मिन्नतें कर रहे थे कि उन्हें सीमा पार पहुंचा दिया जाए। वे अपना सब कुछ देने को तैयार थे। उस दिन शाम को जब मैं नहर के पास से गुजरा तो मैं भीतर तक कांप गया, क्योंकि नहर पूरी तरह लाल हो चुकी थी। और उधर शिमला, कसौली सरीखे शांत शहरों में भी मंजर यही था। वहां के माल रोड पर नंगी तलवारें लिए हुए, हाथों में छुरे लिए हुए एक मजहब के जुनूनी दूसरे मजहब के निहत्ते असहाय भागते लोगों पर लपक रहे थे। किसी का हत्यारा उसका दोस्त भी हो सकता था और अजनबी भी। मोंटगोमरी बाजार में निरंजन सिंह नाम का एक चाय वाला था। वह 15 साल से चमड़े का काम करने वाले एक मुसलमान को असम की गरम गरम चाय बनाकर पिलाता आया था।
अगस्त में एक दिन सुबह वही मुसलमान उसकी दुकान में आया। अचानक चाय बनाते बनाते उसने ग्राहक की ओर देखा। उसका चेहरा नफरत के मारे ऐंठ गया और वह निरंजन सिंह की तरफ उंगली उठाकर बोला, मार डालो इसे, मार डालो। इनमें वे भी शामिल थे जो कुछ दिन पहले तक हमजोली थे। सड़कों के किनारों खोखों में चाय बेचने वाले गरीबों को उन्हीं लोगों ने मार दिया जो बरसों से वहीं पर चाय पी रहे थे। एक व्यक्ति एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में एक जवान लड़की को कंधे पर उठाकर भाग रहा था और उसका छुरा खून में सना था। सियालकोट के पास एक गांव के एक कारोबारी प्रेम सिंह का जिक्र किताबों में मिलता है। प्रेम सिंह ब्याज पर पैसे देता था। कमोबेश समूचा गांव कभी ना कभी उसका कर्जदार रहा था। दंगे शुरू हुए तो एक भारी भीड़ प्रेम सिंह के घर जमा हो गई। दंगाई तिजोरी तिजोरी चिल्ला रहे थे। उनमें से अधिकांश वे थे जिनके जेवर गिरवी रखे थे प्रेम सिंह ने। और प्रेम सिंह अपनी बंदूक उठाकर अपने घर के पास वाली छत की ओर लपका। तभी उसने अपने घर से धुआं निकलते देखा। उसकी पत्नी ने दंगाइयों से बेटियों को बचाने के लिए स्वयं अपने आप को व तीनों बेटियों को मिट्टी के तेल में नहलाकर वाहे गुरु करते हुए आग लगा दी। प्रेम सिंह ना लौट सकता था, ना छतों से आगे बढ़ पा रहा था। उसने फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर में दंगाई भाग गए तो वह थके हुए टूटे कदमों से वापस लौटा। जो सामने था उसे तोड़ने और पागल बनाने के लिए काफी था। पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह बताते हैं, 1947 का साल आज भी याद आता है। उस साल अगस्त के पहले हफ्ते के अंत में मैंने लाहौर को अलविदा कह दिया था। मैं लारेस गार्डन के नजदीक एक रिहायशी इलाके में रहता था। सही समय पर वहां से निकल जाने वाला मैं आखिरी सिख था। मैं रात की गाड़ी पकड़कर कालका पहुंचा और फिर वहां से एक टैक्सी लेकर कसोली चला गया, जहां मेरा परिवार रहता था। मुझे पता नहीं था कि मेरा भविष्य क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो दिल्ली चलकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला से राजधानी तक उस 200 मील की ड्राइव को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। रास्ते में एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सभी गांव वीरान और उजाड़ लग रहे थे। ना कहीं कोई बसें थी, ना कारें, ना साइकिलें और ना ही राहगीर। लेकिन शायद दिल्ली से 30 मील पहले मैंने सड़क के बीचों बीच एक जीप को खड़ी देखा। मैंने देखा कि जीप में कुछ सिख सवार थे। मैंने देखा कि उसमें कुछ सिख सवार थे। मैं उनकी तरफ गया। उन सभी के कंधे पर राइफलें टंगी हुई थी। उनमें से एक ने मुझे देखते ही कहा, सब सफाया कर देता, यानी हमने सबको साफ कर दिया। और मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाहता था। दहशत के मारे मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। जैसे तैसे मैं दिल्ली अपने पिता के घर पहुंचा। राजधानी में बड़े पैमाने पर उथल पुथल मची हुई थी और अराजकता की स्थिति थी। शहर के मुस्लिम हजारों की तादाद में पुराने किले में जमा हुए थे और पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद मैं अपनी साली के साथ बाहर घूम रहा था और हम चहलकदमी करते हुए संसद भवन तक चले आए। वहां बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे और महात्मा गांधी की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फिर सब कुछ खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद सुचेता कृपलानी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने वंदे मातरम गाया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण नियति से भेंट, उसका प्रसारण किया गया। पेंगुइन वाइकिंग द्वारा प्रकाशित नयनतारा पोठेन की किताब न्यू दिल्ली इन लव एंड वॉर, ग्लिटरिंग डेकेडेस पढ़ते हुए मुझे ये तमाम बातें फिर से याद हो आई। उन्होंने अपनी इस किताब में स्वतंत्रता से पहले देश में आए हुए बदलावों को दर्ज किया है। यह किताब केवल गोरों के लिए क्लब में शामिल होने से इनकार कर देने वाले नई पीढ़ी के अंग्रेजों के बारे में बताती है, जो भारतीयों से दोस्ती करना चाहते थे। भारतीय भी अंग्रेजों से पहले इसी तरह की नफरत करते थे। वास्तव में अमेरिकियों की तुलना में अंग्रेज उनके कहीं प्रिय बन गए थे। पोठेन ने सिडनी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। उन्होंने आज़ादी के पहले और उसके बाद में 2 दशकों की प्रासंगिक सूचनाएं एकत्रित करके एक सराहनीय कार्य किया है।
मैं उनकी किताब के दूसरे हिस्से के बारे में तो खैर कुछ कहने को सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि उस दौरान मैं विदेश में था और तब के भारतीय समाज के बारे में मुझे बहुत अधिक नहीं मालूम है। कलमकार लिखता है कि मेरे गृह नगर अबोहर के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, परमनंद डोडा। लंबी अवधि नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। सारी उम्र अपने हाथ से काती खादी से वस्त्र पहनते रहे। जब भी उन काले दिनों की चर्चा चलती, डोडा उदास हो जाते और बताते, उन दिनों कई बार रेलें आती तो या तो लाशों से भरी होती या घावों की पीड़ा से बिलबिलाते घायलों से। सारी छतें लोगों से भरी होती। हम लोग मदद के लिए जाते तो लगता कि कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी मरहम पट्टी, हल्दी वाला दूध, पुराने कपड़े लत्ते, लंगर की दाल रोटी और पानी, यानी जो कुछ मुमकिन होता लेकर स्टेशन पर पहुंच जाते। मगर स्थिति यह होती कि उन रेलों में से जो बचे खुचे यात्री उतरते, वे भी रोटी को मुंह से नहीं लगा पाते थे, सिर्फ रोते थे और पानी पानी चिल्लाते थे। एक हिंदू महिला यात्री ने जो कुछ बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बताया कि वह पाकिस्तान से ट्रेन पर सवार हुई थी अपने पति व बच्चों के साथ। अचानक कुछ लोग भीतर घुस आए। उन्होंने मेरे पति व एक बेटे को गोली मार दी। हम लोग रेल के डिब्बे की सीट के नीचे दुबके रहे। अपनों ने हमारे सामने दम तोड़ा। हम कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद वे लोग मेरी 3 बेटियों को उठाकर ले गए। मैं 2 दिन तक पागलों की तरह बर्ताव करती रही। 2 दिन बाद मुझे एक और ट्रेन में बैठा दिया गया और मैं यहाँ पहुँच पाई। और पिताजी बताते, जब पैदल ही सीमा पार करके हम लोग अबोहर पहुँचे, तब हाथों में 2 बंदूकें थी और एक थैला जिसमें कुछ वस्त्र थे। मैं उस समय 2.5 वर्ष का था। अनगिनत लाशों के अंबारों से गुजरते हुए मेरा सारा परिवार पाकपट्टन से निरंतर पैदल चलते हुए अबोहर पहुंचा था। हमें वहां की मार्केट कमेटी के दफ्तर के पिछवाड़े एक बरामदे में रहने की जगह मिल गई। पिताजी पाकपट्टन में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी रहे थे। उसी हवाले से अबोहर की मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने सिर छुपाने की जगह दे दी, मगर अस्थायी रूप में। पिताजी ने बाद में बताया था कि मैंने वहां पहुंचते ही रोटी की मांग कर डाली और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पिताजी थोड़ी दूर पर खुले में रोटियां बनाने वाले एक परिवार के पास गए और उनसे एक रोटी मांगी। पिताजी ने पेशकश भी की कि वह उन्हें एक रोटी के बदले अपनी बंदूक दे देंगे, मगर उस परिवार ने रोटी देने से साफ मना कर दिया। बहरहाल बाजार से बंदूक गिरवी रखकर आटे का बंदोबस्त हुआ और रोटियां बनी। ऐसी ही स्थितियां लाखों परिवारों ने भोगी। और ये वाक्य लिखने वाले और ये बात कहने वाले कलमकार हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब।